हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की जो सर्वे की हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। कल पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को कवर किया था। डेली हम एक एक वीडियो में 25 से 30 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम 25 से 30 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यदि आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इस तैयारी अपनी स्टार्ट करने वाले हो, तो सभी के लिए हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे सभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि यदि आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सेमेस्टर की क्लासेज भी इस चैनल पर स्टार्ट है, चलती रहती है। तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके, सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज, तो वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो सभी सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं उसमें जो भी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आपके बिल्डिंग मटेरियल्स के सभी चैप्टर्स की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है वो समाप्त हो चुकी है। आप बिल्डिंग मटेरियल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, सभी वीडियोस देख सकते हैं। अभी हमारी सर्वेइंग की जो चल रही है, तो चलिए हम देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट, जब सर्वेइंग की आपकी समाप्त हो जाएगी तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा उसको हम कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जरीब सर्वेक्षण में समकोण पर कोण लगाने के लिए उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी किसी न किसी एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन मिलेंगे। सिविल इंजीनियरिंग के किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, सभी एग्जाम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो देखिए, जरीब सर्वेक्षण में समकोण पर कोण लगाने के लिए उपकरण में प्रयोग लाया जाता है। कौन सा उपकरण हम प्रयोग करते हैं समकोण पर कोण लगाने के लिए? पहला आपका है सिलोन घाट ट्रेसर, प्रकाशी गुनिया, एबनी लेवल और एलिडेट। चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और सभी का जो भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं वहाँ का हम डिटेल डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। तो इसमें से जो आपका ऑप्टिकल स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका सही आंसर है कि जो प्रकाशी गुनिया होता है इसके द्वारा ही हम समकोण पर कोण लगाने के लिए इसी उपकरण का प्रयोग करते हैं। पहला आपका सिलोन का ट्रेसर है, दूसरा आपका ऑप्टिकल स्क्वायर है, तीसरा आपका एबनी लेवल और चौथा आपका एलिडेट। तो सबके बारे में भी आपको जानना आवश्यक है कि इन जो अदर उपकरण है उनका यूज हम कहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में, चेन सर्वेक्षण में सही समकोण लगाने के लिए ऑप्टिकल स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। तो सही समकोण के लिए आप चेन सर्वे में ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज करते हैं। ये आपका क्वेश्चन का आंसर था इस क्वेश्चन का। इसकी सहायता से अधिक परिशुद्धता से समकोण डाले जाते हैं। यह प्रकाशीय गुनिया प्रकाश किरणों के दर्पण से टकराकर परावर्तित होने के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि एबनी लेवल का प्रयोग ढाल लगाने में किया जाता है। सिलोन घाट ट्रेसर द्वारा भूमि पर ढाल लगाने और ज्ञात ढाल पर बिंदु स्थापित करने के लिए किया जाता है। और एक आपका नहीं दिया है, देखिए चार ऑप्शन थे आपके। सिलोन घाट ट्रेसर के बारे में आपने देख लिया, प्रकाशीय गुनिया के बारे में देख लिया, एबनी लेवल। एक आपका बच रहा है एलिडेट। एलिडेट का यूज हम कहाँ करते हैं? ये प्लेन टेबल में यूज करते हैं। और सीधी रेखा जो आपका रेंजिंग करते हैं, रेंजिंग को आप जो भी लाइन मिलती है, जो भी ऑब्जेक्ट को आप टारगेट करते हैं उसकी लाइन को अपने जो भी सीट है, सीट पे ड्रा करने के लिए हम एलिडेट का प्रयोग करते हैं। तो एलिडेट हमारा प्लेन टेबल का इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेटर से। नेक्स्ट हम देखते हैं, चेन सर्वे में डैश को वरीयता दी जाती है। चेन सर्वे में किसको वरीयता दी जाती है? और ये भी क्वेश्चन आपका डीएमआरसी जी 2017 में पूछा हुआ है। पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है कठिन विस्तार के साथ बड़े बड़े क्षेत्र, दूसरा आपका है सघन विस्तार के साथ छोटे छोटे क्षेत्र, तीसरा आपका है साधारण विस्तार के साथ बड़े बड़े क्षेत्र, और फिर आपका है खुले मैदान में छोटे छोटे क्षेत्र। तो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं और इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। खुले मैदान में छोटे छोटे क्षेत्र को वरीयता दी जाती है चेन सर्वे में। चेन सर्वे हम कहाँ पर करते हैं? छोटे क्षेत्रों में करते हैं, और खुले मैदान में जो छोटा छोटा क्षेत्र होता है वहां पर ही हम चेन सर्वे करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जब क्षेत्र छोटा हो और सामान्य कार्यों के लिए सर्वेक्षण नक्शा बनाना हो तो हम जरीब सर्वेक्षण संतोषजनक होता है। तो जरीब सर्वेक्षण आपका संतोषजनक होता है। जरीब सर्वेक्षण में रेखाओं के कोणीय माप नहीं लिए जाते, केवल यहाँ पर रेखीय माप लिए जाते हैं। कल भी हमने देखा था पिछले वीडियो में। सर्वेक्षण तथा आरेखन की दृष्टि से सभी त्रिभुजों जिसका कोई भी कोण
ये भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कोण 30 डिग्री से कम अथवा 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के त्रिभुज के मापन तथा आरेखन में त्रुटियां कम रहती है। तो आप याद रखेंगे कि जो भी त्रिभुज का कोण होता है उसमें 30 डिग्री से कम और 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी त्रुटि जरीब के छल्ले की वजह से होती है। ये जो क्वेश्चन आपका है APRVNL जेई में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका त्रुटि होती है जरीब के छल्ले की वजह से वो कौन सी त्रुटि है, यहाँ पर आपको बताना है। पहला आपका दिया गया है कंपनसेटिंग एरर यानी कि संचयी त्रुटि। दूसरा आपका है पॉजिटिव एरर, निगेटिव एरर, कैन भी पॉजिटिव और निगेटिव एरर, मतलब धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है, या फिर केवल संचयी त्रुटि है, धनात्मक त्रुटि है या फिर ऋणात्मक त्रुटि है। तो जो आपका छल्ले की वजह से जो त्रुटि होती है चेन सर्वे में, वो आपका कौन सा एरर होता है, धनात्मक त्रुटि होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। त्रुटि आपकी कैसे होगी, छल्ले की वजह से धनात्मक त्रुटि होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, उबड़ खाबड़ या पहाड़ी जमीन के लिए चेनिंग में त्रुटि की अनुमत सीमा कितनी है। उबड़ खाबड़ या पहाड़ी जमीन के लिए हम कितनी अनुमत सीमा ले सकते हैं त्रुटि के लिए। तो यहाँ पर देखिए सभी रेशियो दिए हैं 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए आपका है वो सही आंसर है 1:250। यहाँ पर देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका DMRC जेईई में पूछा हुआ है। तो उबड़ खाबड़ या पहाड़ी चेनिंग में त्रुटि की जो अनुमत सीमा होती है कहाँ तक ले सकते हैं, 1:250 तक हम ले सकते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। उबड़ खाबड़ तथा पहाड़ी क्षेत्र के लिए चेनिंग में जो त्रुटि का अनुमत सीमा सर्वेक्षण है 1:250 लिया जाता है। सामान्य कार्य के जरिए मापन में त्रुटि की स्वीकृत सीमा जो होती है 1000 में 1, ठीक है। जांची गई जरीब तथा इस्पाती फीते द्वारा मापन में त्रुटि की जो स्वीकृति सीमा होती है 2000 में 1, इनवार फीते द्वारा मापन में त्रुटि की स्वीकृति सीमा होती है 5000 में 1 लिया जाता है। तो सबके लिए बता दिया है किसके लिए कितना लेते हैं। तो उबड़ खाबड़ या पहाड़ी क्षेत्र के लिए जो चेनिंग करते हैं उसमें जो त्रुटि की अनुमत सीमा होती है आपका 1:250 लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, धातु की फीते के निर्माण के लिए धातु की फीते के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री कौन सी है। धातु के फीते के निर्माण के लिए कौन सी सामग्री इस्तेमाल की जाती है, तो ये आपको बताना है। तो पहला आपका दिया इनवार, दूसरा आपका दिया लिनन, तीसरा आपका है कपड़ा और तार, फिर आपका है इस्पात। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, कपड़ा और तार। जो धातु के फीते का निर्माण करते हैं उसमें जो सामग्री इस्तेमाल होती है वो आपकी कौन सी होती है, कपड़ा और तार का। हम तार की सामग्री का इस्तेमाल करके हम धातु के फीते का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश SSC जेईई में और DMRC जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि 20 मीटर की चेन सटीक संरेखण से देखिए 10 मीटर की अविलंब दूरी द्वारा विस्थापित हो जाती है तो निम्न का प्रयोग कर त्रुटि की गणना कीजिए। ये छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है, यदि 20 मीटर की चेन सटीक संरेखण में 10 मीटर की अवलंब दूरी द्वारा विस्थापित हो जाती है तो निम्न का प्रयोग करके त्रुटि की गणना कीजिए। किसका प्रयोग करके हम त्रुटि की गणना कर सकते हैं। पहला आपका दिया S²/40, S²/60, S²/8, S²/20। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है, S²/40 का प्रयोग करके हम यहाँ पर त्रुटि की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल देख लीजिए, यदि 20 मीटर की चेन सटीक संरेखण में 10 मीटर की अवलंब दूरी द्वारा विस्थापित हो जाती है तो त्रुटि की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है, x²/2l से। x²/2l से करेंगे, लेकिन यहाँ पर x का मान यस दिया है, ठीक है, और यल का मान कितनी मीटर लंबी है, तो 20 मीटर लंबी चेन है तो 20, यल का मान हम 20 रख लेंगे। और यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा, x के जगह यस हो गया तो s² और नीचे 20 × 2 तो आपका हो गया 40। तो S²/40 ये आपका, इसके द्वारा हम त्रुटि की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इंजीनियर की चेन यानी कि जरीब की लंबाई होती है। चेन इंजीनियर जो भी आपका चेन होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चेन के टाइप्स जो होते हैं उस टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपका ऐसे जनरली आपको पता होना चाहिए यदि आप सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट हैं तो इंजीनियर की चेन जो जरीब होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, ये आपका हरियाणा SSC जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला आपका दिया है 100 फीट, दूसरा आपका दिया है 66 फीट, तीसरा आपका 50 और चौथा आपका है 33 फीट। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, 100 फीट होना चाहिए। इंजीनियर के चेन की जो लंबाई होती है वो 100 फीट होती है।
यहाँ पर हम देख लेते हैं, इंजीनियर चेन की लंबाई 100 फीट होती है, इस जरीब में 100 कड़ी होती है, तो इस प्रकार एक कड़ी की लंबाई 1 फीट हो गई। इसी को हम 100 फुटी जरीब भी कहते हैं। जो इंजीनियर चेन होती है उसी को हम 100 फुटी जरीब कहते हैं, क्योंकि इसमें 100 इसकी लंबाई 100 फीट होती है और 100 लिंक्स भी होते हैं, तो एक लिंक्स की लंबाई 1 फीट हो गई, तो इसको हम 100 फुटी जरीब के नाम से भी जानते हैं इंजीनियर चेन को। घंटर जरीब की लंबाई 66 फुट होती है और इसमें 100 कड़ी होती है, तो और एक कड़ी की लंबाई जो आपकी होती है 0.66 फुट या 7.92 इंच हो जाती है। तो इस प्रकार से जो आपकी इंजीनियर जरीब है उसी को हम 100 फुटी जरीब करते हैं। इसमें 100 इसकी लंबाई 100 फीट होती है और इसमें 100 लिंक्स होते हैं, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट हमारा है लंबाई यल की आकस्मिक और संघनित त्रुटि समानुपाती है। लंबाई यल की आकस्मिक और संघनित त्रुटि समानुपाती है किसके? यल के, अंडर रूट यल के। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 अंडर रूट यल या फिर 1 बाई अंडर रूट यल। तो इसमें हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, अंडर रूट यल। ठीक है, लंबाई यल के आकस्मिक और संघनित त्रुटि समानुपाती होती है अंडर रूट यल के। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यल लंबाई की आकस्मिक और संघनित त्रुटि का मान अंडर रूट यल के समानुपाती होता है। 100 कड़ी वाली जरीब अल्फा रेडियन ढाल के लिए संशोधित मान 1.5 अल्फा स्क्वायर बाई 100 होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पिछले वीडियो में आप देख लेंगे, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि जो संशोधित मान है 1.5 अल्फा स्क्वायर बाई 100 लेते हैं, तो यहाँ से आपका जो यल लंबाई के लिए होगा अंडर रूट यल के समानुपाती होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक 20 मीटर की चेन 200 मीटर की दूरी नापने के बाद 10 सेंटीमीटर लंबी मालूम होती है। पूरे दिन के कार्य के बाद वह 18 सेंटीमीटर और लंबी पाई जाती है। यदि चेन को दिन के कार्य के प्रारंभ से पहले ही ठीक कर दी गई हो तो 400 मीटर की कुल दूरी नापने के बाद सही दूरी क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चेन सर्वे का ये एक न्यूमेरिकल का पार्ट है। इसमें आपका जो शुद्ध लंबाई शुद्ध दूरी है, शुद्ध लंबाई शुद्ध दूरी का जो फार्मूला है L/D=L1/D1, तो उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सारे जो भी मेजरमेंट आपके दिए गए हैं उसको हम देख लेंगे क्या क्या चीज़ें मिली हुई है, उसके बाद से हम फार्मूले में रख के सारी वैल्यू को और वहाँ से उसका मान निकालें। यहाँ पर हरियाणा SSC जी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ पर इसको हम पहले सॉल्व करते। देखिए, प्रथम चरण में मापी गई दूरी आपकी क्या थी? 200 मीटर थी, और नापने के बाद जरीब की लंबाई 10 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है। जो जरीब की लंबाई है उसमें 10 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है, जो कार्य के प्रारंभ में 20 मीटर थी। ठीक है, अतः जरीब की लंबाई में औसत जो बढ़ोतरी होगी कितनी होगी? 20 मीटर पहले थी और 10 सेंटीमीटर बाद में वृद्धि हो गई, तो यहाँ से इसका औसत हम निकाल लेंगे, तो आपका हो जाएगा 20.05 मीटर। तो ये आपका लंबाई मिल गई यहाँ पर 20.05 मीटर। अब आपका फार्मूला क्या होता है? L/D=L1/D1, यानी कि L आपका क्या है? शुद्ध लंबाई, D आपका शुद्ध दूरी, L1 आपका शुद्ध लंबाई और D1 आपका शुद्ध दूरी। तो यहाँ से 3 वैल्यू आपको मिली होती है और एक का मान आपको निकालना होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यल जो आपका है जरीब की शुद्ध लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है, यानी कि जरीब जो होती है 20 मीटर और 30 मीटर में आती है, तो कहीं भी अगर 20 मीटर और 30 मीटर का जिक्र किया गया है तो समझ लीजिए आपकी वो यल का मान है, क्योंकि यल आपकी शुद्ध लंबाई होती है जरीब की। तो 20 और 30 लिखा हुआ, क्योंकि 20 और 30 मीटर में ही आपकी जरीब आती है, तो यहाँ पर आपका 20 मीटर समझ लीजिए कि वो शुद्ध लिखा हुआ। दूसरा आपका है D, यानी कि मापी गई शुद्ध दूरी, यही आपको फाइंड करना है। तीसरा आपका है L1, यानी कि जरीब की अशुद्ध दूरी आपकी 20.05 है, और L2 आपको मापी गई अशुद्ध दूरी आपकी 200 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं D क्या हो जाएगा? L1/D1/L। ठीक है, L1 आपका क्या हो गया? 20.05 जो अशुद्ध दूरी था। D1 आपका हो गया 200 मीटर अशुद्ध लंबाई, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध दूरी लिखा है। L1 आपका अशुद्ध लंबाई है। ठीक है, ये दूरी नहीं होगा, अशुद्ध लंबाई होगा। तो 20.05 L1 का मान है, और अशुद्ध जो दूरी है वो 200 मीटर है, दूरी आपकी 200 मीटर है, तो 200 हो गया। अपन यल का मान क्या है? शुद्ध जो लंबाई है वो 20 मीटर है, तो यहाँ पर रख के जब हम सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 200.5 मीटर। कल भी हमने बताया था कि एक ट्रिक है इसके लिए, आप ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया D का मान, अभी हम आगे बताएंगे। दूसरा जो शर्त है, दूसरे शर्त के अनुसार यहाँ पर देखिए 2 शर्त यहाँ पर दिया गया है। तो पहले के लिए आपका D का मान जो हो गया शुद्ध दूरी 200.5 मीटर आ गई, और दूसरे शर्त के अनुसार अगर हम देखें तो मापी गई दूरी आपकी 200 मीटर है। दूसरे चरण के लिए कार्य करते समय जरीब की लंबाई आपकी 20.10 मीटर थी। यहाँ पर देख सकते हैं कार्य समाप्ति पर जरीब 18 सेंटीमीटर अधिक लंबी थी, अर्थात 20.18 मीटर।
अतः जरीब कार्य के दूसरे चरण में औसत लंबाई हम निकाल लेंगे इनका, और यहाँ से आपकी लंबाई मिल जाएगी 20.14 मीटर। और पुनः एल इंटू डी, L1 इंटू D1 से हम करेंगे तो एल का मान तो 20 है ही, डी का मान आपको निकालना है शुद्ध दूरी। L1 का मान 20.14 हो गया यहाँ पर, और दूरी तो जो आपकी थी अशुद्ध दूरी वही है 200। तो यहाँ से हम जब फाइंड करेंगे डी की वैल्यू तो यहाँ पर आ जाएगा 201.4 मीटर। तो अतः रेखा की कुल शुद्ध दूरी आपको निकालना है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दो बार आपको दो तरीके से पूछा गया है, दो शर्त के अनुसार पूछा गया, तो दोनों शर्त के अनुसार हम निकाल लेंगे अलग अलग दूरी का मान, और दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आपका मान आ गया 401.9 मीटर। ठीक है, अगर एक ही कंडीशन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है 401.9 मीटर। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तभी आपको क्लियर होगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से यदि एक ही शर्त होता तो यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर देखिए जितनी दूरी दी हुई है उससे अधिक दूरी आपको मिलती है, जैसे आपकी लंबाई जब बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 20 मीटर चेन, 20 मीटर की चेन 200 मीटर की दूरी नापने के बाद 10 सेंटीमीटर लंबी मालूम होती है। तो जब यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले आपका क्या था कि यहाँ से जो मान निकला हुआ, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं 20 मीटर से जो आपका था अधिक लंबाई थी, जब जो चेन होती है, चेन की लंबाई जब बढ़ गई थी तो इसका क्या हो गया था, 20.05 मीटर लंबाई आ गई, तो उससे नापा गया, यानी कि अशुद्ध जो लंबाई से, अशुद्ध जो चेन था, चेन की अशुद्ध जो लंबाई थी उसके द्वारा जब दूरी मापा गया था तो 200 मीटर आपको मिला था। लेकिन जो शुद्ध लंबाई है चेन की वो 20 मीटर है। और अब जो दूरी हम निकालेंगे शुद्ध लंबाई के लिए, शुद्ध लंबाई से अगर 20 मीटर से नापा गया होता तो कितना होता, तो इसका जो मान आएगा आपका 100% आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये जो 200 दिया है, अशुद्ध दूरी दिया है, उससे अधिक होगा। ये एक ट्रिक है यहाँ पर कि जो भी आपकी अशुद्ध जो लंबाई है वो आपकी अधिक थी तो उससे दूरी कम मापी गई, अशुद्ध लंबाई आपकी कम है तो उससे दूरी अधिक मापी जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पर दूरी अधिक है, यहाँ पर जितनी दूरी दी हुई है उससे अधिक दूरी आपको यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि इस चेन की लंबाई क्या है, कम है, और इसकी अधिक है। तो अधिक से कम दूरी मापते हैं और कम से अधिक दूरी मापते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं, इस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पर 20.05 मीटर जब लंबाई थी चेन की तब आपकी दूरी 200 मीटर मापी गई थी। लेकिन जब 20 मीटर की लंबाई के द्वारा हम पता कर रहे हैं कि कितनी 20 मीटर की जो चेन है, चेन की लंबाई है, उसके द्वारा कितनी दूरी मापी जाएगी, तो 200.5 मीटर मापी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि दूरी आपकी अधिक आ गई है 200.5, यानी कि 200 से अधिक है। तो कम लंबाई से अधिक दूरी और अधिक लंबाई से कम दूरी मापते हैं। यही पॉइंट आपको बताना था, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न चित्र में कौन सा सर्वेक्षण उपकरण दिखाया गया है। ये चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्वेक्षण उपकरण दिखाया गया है, या एमपी व्यापम ड्राफ्टमैन में किसी ने पूछा गया है। ये जो आपका चित्र दिख रहा है वो आपको क्लियर ही होगा जब आप अगर सर्वे किए होंगे, जो भी आपका प्रैक्टिकल वगैरह होता है सर्वे का, तो आपको पता है इसको हम पेग बोलते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में हम खूंटी भी बोलते हैं, पेग। और ये आपका क्या होता है, किसके काम आता है, जो भी हम प्लेन टेबल जैसे कर रहे हैं तो प्लेन टेबल में जो सेंटरिंग करते हैं, सेंटरिंग का जो सेंटर होता है, सेंटर पर हम इसको लगा देते हैं जिससे वो पॉइंट आपका गायब नहीं होता। या फिर कोई भी स्टेशन है तो अगर रेंजी राड लगाए हुए हैं वहाँ से रेंजी राड हटाते हैं आप वहाँ पर कार्य करने के बाद, या फिर कंटूरिंग करते हैं तो उस समय हम उस रेंजी राड की जगह पे रेंजी राड को हटा के पेग लगा देते हैं कि जो पॉइंट आपका वो पॉइंट वहाँ से गायब ना हो, ठीक है। तो ये आपका पेग है, इसको हम खूंटी बोलते हैं, और यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। इस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिएगा, इस प्रकार से पेग आपका होता है। देखिए यहाँ पर डिटेल भी दिया गया है कि उपयुक्त चित्र सर्वेक्षण कार्यों में खूंटी यानी पेक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह सर्वेक्षण क्षेत्र में स्टेशन की पहचान के लिए उस बिंदु पर लगा दी जाती है, जो भी स्टेशन होता है जहाँ पर रेंजिंग राड लगाते हैं। अगर रेंजिंग राड को हटा रहे, चाहे आप लेबलिंग कर रहे हो, चाहे आप कंटूरिंग कर रहे हो, चाहे आप प्लेन टेबल में सेंटरिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर हटाने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको वहाँ पर लगा देते हैं, बिंदु पर लगा दी जाती है। इसके ऊपरी शीर्ष पर स्टेशन का नाम और संख्या लिख दिया जाता है। लिख सकते हैं आप नाम और संख्या, कौन सा स्टेशन है, कितने नंबर का, और कितनी जो भी आपका नाम और संख्या। यह शीर्ष पर 5 × 5 सेंटीमीटर वर्गाकार तथा लंबाई में 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर होती है। जो शीर्ष इसका होता है वर्गाकार जो होता है तो उसकी 5 से 5 सेंटीमीटर की जो वर्गाकार होती है, ये इसकी माप दी हुई है। और जो लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर ये लंबी हो सकती है पेक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं,
मीटर यानी कि मीट्रिक चेन में प्रति मीटर लंबाई में कड़ियों की संख्या हो सकती है। मीट्रिक चेन में प्रति मीटर लंबाई में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? और ये क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी जे और एसएससी जे यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 5 होती हैं जो कड़ियों की संख्या होती है प्रति मीटर लंबाई में। ठीक है, मीट्रिक चेन में। जैसा कि आपको पता है, अभी एक पॉइंट यहाँ पर भी आपको बताया जाएगा, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि 30 मीटर की अगर चेन है, 30 मीटर चेन में कड़ियों की संख्या कितनी होगी और 20 मीटर में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका रटा हुआ होना चाहिए। 20 मीटर में आपकी 100 कड़ियाँ होती हैं और 30 मीटर में आपकी 150 होती है। कैसे होती है? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। मीट्रिक चेन में जो मीट्रिक चेन होती है उसमें प्रति मीटर लंबाई में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो प्रति मीटर लंबाई में 1 मीटर लंबाई में 5 कड़ियाँ होती हैं। तो जैसे आपकी 20 मीटर की चेन है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 100 कड़ियाँ हो गई। 30 मीटर की चेन है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 150 कड़ियाँ। तो वहाँ से आपको लिंक्स के बारे में पता चल जाता है कि 20 मीटर की चेन में कितने लिंक्स होते हैं और 30 मीटर में कितने लिंक्स होते हैं। क्योंकि 1 मीटर लंबाई में 5 लिंक्स आपके होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन देखिए, मीट्रिक चेन में प्रति मीटर लंबाई में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। अगर 20 मीटर का पूछा जाए तो 20 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा। 30 का पूछा जाए तो 30 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150 आ जाएगा। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि 20 मीटर और 30 मीटर की जो चेन है उसमें टोटल लिंक्स कितने होते हैं। क्योंकि 1 मीटर का आपको पता है कि 1 मीटर में 5 लिंक्स होते हैं मीट्रिक चेन में। तो यहाँ पर आपको दिया भी है, पूरा डिटेल देख सकते हैं। मीटरी जरीब में प्रति मीटर लंबाई में कड़ियों की संख्या 5 होती है। मीटरी जरीब में प्रत्येक 25 कड़ी अर्थात 5 मीटर पर टिक्की लगाई जाती है। मीटरी जरीब IS 1492-1970 के अनुसार निम्न लंबाई में मान्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 30 मीटर की चेन है तो उसमें 1 मीटर में 5 कड़ियाँ होती है, इसीलिए यहाँ पर 150 लिखा गया है। पूरा डिटेल यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो 30 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। 20 मीटर की जो जरीब है उसमें टोटल कड़ियों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। 20 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 10 मीटर की कोई जरीब आपके पास है तो उसमें अगर बताना हो कितने लिंक्स हैं तो उसमें 50 हो जाएंगे। 5 से मल्टीप्लाई 5 मीटर की है तो उसमें 25 हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी साथ साथ आपको इसके बारे में बताया गया। इंजीनियरिंग जो जरीब होती है वो 100 फुट की लंबाई में होती है और टोटल उसमें 100 लिंक्स होते हैं। गंटर जरीब 66 फुट की लंबाई में होती है, टोटल उसमें 100 लिंक्स होते हैं। राजस्व जरीब 33 फुट की लंबाई में होती है, टोटल उसमें 16 लिंक्स होते हैं। तो इस प्रकार से आपको सभी जो जरीब है, जरीब के जो भी टाइप्स हैं सभी के बारे में आपको सभी के नाम पता होना चाहिए और कितने लंबाई में होती है और कितने लिंक्स उसमें होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि सर्वेक्षण की सीमा डैश हो तो पृथ्वी की वक्रता में रखी जाती है। सर्वेक्षण की सीमा कितनी होगी तो पृथ्वी को वक्रता में रखेंगे। और ये क्वेश्चन आपका DMRC जेईई में पूछा हुआ है, दिल्ली मेट्रो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, 250 वर्ग मीटर से अधिक। ठीक है, यदि सर्वेक्षण की सीमा 250 वर्ग मीटर से अधिक है तो पृथ्वी को हम वक्रता में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 250 मीटर स्क्वायर या इससे कम क्षेत्रफल होने पर समतल सर्वेक्षण किया जाता है। अगर इससे कम क्षेत्रफल है तो वहाँ पर हम समतल प्लेन टेबल सर्वे करते हैं, समतल सर्वेक्षण करते हैं, क्योंकि इसमें अंतर बहुत ही कम आता है। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए समतल सर्वेक्षण ही ज़्यादा अपनाया जाता है। यदि जब क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर से, ये पॉइंट आप याद रखिए, ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर से अधिक है तो पृथ्वी की गोलाई ध्यान में रखी जाती है। ध्यान में रखकर हम सर्वेक्षण करते हैं, यानी कि वक्रता को भी हम ध्यान में रखते हैं। कब रखते हैं? कि जब पृथ्वी जो क्षेत्रफल होगा वो 250 मीटर स्क्वायर से अधिक होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, समकोण पर ऑफसेट प्रदान करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ये आपका NMRC में पूछा गया है, नोएडा मेट्रो में। यहाँ पर देख सकते समकोण पर ऑफसेट प्रदान करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑफसेट प्रदान करने के लिए, ऑफसेट आप समझते ही होंगे, तो इसमें हम ओपन क्रॉस स्टाफ का प्रयोग करते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, डी आपका दिया हुआ है वही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ओपन क्रॉस स्टाफ का हम यूज करते हैं समकोण पर ऑफसेट प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर हम डिटेल देख सकते हैं, समकोण पर ऑफसेट प्रदान करने के लिए ओपन क्रॉस स्टाफ इस्तेमाल किया जाता है। ओपन क्रॉस स्टाफ या खुला गुनिया 3 प्रकार का होता है। एक क्वेश्चन के साथ और भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जो सीरीज आपकी चल रही है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को इन तक जरूर देखें, जिससे आपके जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको कुछ हेल्प हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 प्रकार के खुला गुनिया होते हैं, चतुष्फलकीय गुनिया, सिंपल क्रॉस स्टाफ, दूसरा आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ और तीसरा आपका समायोज्य एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ।
नोट में हम देख सकते हैं किसी रेखा से लंब निकालने तथा रेखा पर लंब डालने के लिए खुला गुनिया एक सरल प्रकार का यंत्र है। फ्रेंच गुनिया से रेखाओं पर समकोण डाले जाते हैं और 45 डिग्री के कोण भी स्थापित किए जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि खुला गुनिया से जो हम समकोण पर लंब डालते हैं, रेखा पर लंब डालते हैं, फ्रेंच गुनिया से हम रेखाओं पर समकोण डालते हैं। फ्रेंच गुनिया भी क्वेश्चन में पूछा गया था पिछले। और 45 डिग्री के कोण भी स्थापित किए जाते हैं आपके फ्रेंच गुनिया से। नेक्स्ट हम देखते हैं खराब रेंजिंग त्रुटि है, ये आपका डीएमआरसी में पूछा गया है। खराब रेंजिंग त्रुटि क्या है? संचयी सकारात्मक प्रतिकारक यानी कि कंपनसेटिंग, संचयी सकारात्मक और संचयी नकारात्मक दोनों, या फिर संचयी नकारात्मक। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो पहला आपका सही आंसर होगा संचयी सकारात्मक। खराब रेंजिंग त्रुटि किसमें होती है? संचयी सकारात्मक। यदि फीता ठीक आरेखन में नहीं है तो इससे माप में धनात्मक त्रुटि आ जाएगी। आरेखन के कारण होने वाली त्रुटि सदैव संचयी व धनात्मक होगी। तो जो आरेखन के कारण त्रुटि होती है वो सदैव क्या होती है? संचयी होती है और धनात्मक होती है। ये आप याद रखेंगे ये पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफसेट की निशानबंदी के लिए समंजनीय गुनिया प्रयोग किया जाता है। कौन सा हम प्रयोग करते हैं? ये डीएमआरसी में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। किसी भी कोण पर ऑफसेट की निशानबंदी के लिए समंजनीय गुनिया का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? किसी भी कोण पर करते हैं। यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जरीब संरक्षण में त्रिभुजों के ढांचागत कार्य को निहित रखता है, क्योंकि केवल त्रिभुज ही वह साधारण समतलीय आकृति है जिसे त्रिभुज की अद्वितीय रूप से ज्ञात डैश द्वारा बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाया जा सकता है? ये क्वेश्चन आपका यूपी जल निगम और यूपी आरबीएनएल में पूछा गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके दिए गए। पहला आपका 3 भुजाओं के द्वारा, 3 कोणों के द्वारा, 1 भुजा और 2 कोणों के द्वारा, या फिर 1 कोण दोनों भुजाओं के द्वारा। तो पहला आंसर आपका सही होगा, जो पहला ऑप्शन दिया गया वही आपका सही आंसर है। 3 भुजाओं के द्वारा जो भी त्रिभुज बनाए जाते हैं 3 भुजाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये पॉइंट हम बार बार कह रहे हैं कि आप याद रखिएगा कि जो त्रिभुज होते हैं सुआकारी त्रिभुज होते हैं और इनका जो कोण होता है 30 डिग्री से कम तथा 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी हम चेन सर्वे करते हैं उसमें जो त्रिभुज बनते हैं उसमें उनका कोण 30 डिग्री से कम और 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। आप नोट करके रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं जरीब मापन में कौन सी संचयी त्रुटि के अंतर्गत नहीं आती है? ये आपका एनपीसीसी में पूछा गया है। जरीब मापन में कौन सी संचयी त्रुटि के अंतर्गत नहीं आती है? तो पहला आपका दिया है कि फीता की अशुद्ध लंबाई, दूसरा आपका दिया फीता लंबाई में अंकन त्रुटि, तीसरा आपका क्षैतिज स्थिति में फीते का नहीं खींचना, और चौथा आपका तापमान में परिवर्तन के कारण त्रुटि। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, फीता लंबाई में अंकन त्रुटि। जो जरीब मापन में आपकी जो संचयी त्रुटि के अंतर्गत नहीं आती है कौन सी? तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है। फीता लंबाई में जो अंकन की त्रुटि होती है वो आपकी संचयी त्रुटि के अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। संचयी त्रुटियों के प्रकार कौन कौन से भी दिया गया, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यदि छोरों के समानित तल का अंतर यच है तो ढलान की लंबाई यल हेतु ढलान सुधार का मान क्या होगा? ये आपका यूपीपीसीएल और एएआई में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जाम में पूछा गया है। देख सकते हैं आप, यदि छोरों के समानित तल का अंतर यच है तो ढलान की लंबाई यल हेतु ढलान सुधार का मान क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, h²/2i। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया हुआ है कि ढलान सुधार के लिए एच आपका क्या है? लेवल का अंतर है, तो ढलान की लंबाई है, ढलान सुधार का मान h²/2i हो जाएगा। और यहाँ से और भी फार्मूले दिए गए तापक्रम में संशोधन के लिए, तनाव या खिंचाव के संशोधन के लिए, तो सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरीब में झोल संशोधन के लिए क्या फार्मूला हम यूज करते हैं? नेक्स्ट हमारा है सर्वेक्षण कार्य में गुनिया यानी कि क्रॉस स्टाफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? गुनिया का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? ये भी एआई में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपके दिए गए 4। पहला आपका निकटतम क्षैतिज कोणों को मापने के लिए, दूसरा आपका समकोण बनाने के लिए, लाइनों की बेयरिंग मापने के लिए, लंबाई के मापन के लिए। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, समकोण बनाने के लिए। जो क्रॉस स्टाफ का प्रयोग करते हैं हम गुनिया का प्रयोग करते हैं समकोण बनाने के लिए करते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वेइंग में एक 20 मीटर की चेन में डैश होते हैं। ये देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए। सर्वेइंग में एक 20 मीटर चेन में कितने लिंक्स होते हैं आपको बताना है। तो पर मीटर में 1 मीटर में आपके 5 लिंक्स होते हैं। तो चाहे कितने मीटर का भी आपसे पूछा जाए, 20 मीटर का पूछा जाए तो 20 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 लिंक्स आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर 100 लिंक्स कैसे होंगे? 20 मीटर की चेन है, लंबाई है,
और यहाँ पर कुल कड़ियों की संख्या कितनी है, 2000 है, 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि एक कड़ी आपकी 20 सेंटीमीटर की हो गई। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपका ये वाला सही है कि 1 मीटर में आपको 5 लिंक्स पता है, ठीक है, या फिर एक लिंक्स की अगर लंबाई आपको पता है, एक लिंक्स आपकी 20 सेंटीमीटर की होती है, तो यहाँ से भी हम निकाल लिए, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे और 20 से डिवाइड कर देंगे तो लिंक्स के बारे में पता चल जाएगा आपको। या फिर आपको पता है कि 1 मीटर में 5 लिंक्स होते हैं, तो 20 मीटर में कितने लिंक्स होंगे, तो 100 लिंक्स होंगे, 30 मीटर में 150 लिंक्स होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक 30 मीटर लंबी मीट्रिक चेन मापन के बाद 0.1 मीटर छोटी मापी गई। यदि मापी गई दूरी 300 मीटर दर्ज की जाए तब मापी गई वास्तविक दूरी होगी। यहाँ पर भी आपको वही फार्मूला यूज करना है। ये ICJE में पूछा गया ये क्वेश्चन। शुद्ध लंबाई, शुद्ध दूरी, शुद्ध जरीब, शुद्ध दूरी, अशुद्ध जरीब, अशुद्ध दूरी। यहाँ पर जरीब की शुद्ध लंबाई आपको पता है 30 मीटर, अशुद्ध लंबाई जो आपको पता है 30 से कितना कम हो गया, 0.10, यहाँ पर 29.90 मीटर आ गया है। यहाँ पर देखिए जो अशुद्ध दूरी मापी गई वो 300 मीटर। यहाँ पर देख सकते हैं जब कम थी, ठीक है, ये जो जरीब की लंबाई जब कम हो गई तो दूरी आपकी 300 मीटर मापी गई। जो दूसरी दूरी आपकी आएगी जब फाइंड करेंगे तो 300 से कम ही होगी। हम पहले आपको बता दे रहे हैं 300 से जो कम वाला ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा चांस है आपका। अगर इस प्रकार से ऑप्शन आपको मिल जाए एग्जाम में और ये ट्रिक आपको पता है तो आप बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अशुद्ध जो दूरी आपकी 300 मीटर है, ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। अशुद्ध दूरी आपकी 300 मीटर है और यहाँ पर देख सकते हैं जो चेन की अशुद्ध लंबाई 29.9 मीटर है और चेन की जो शुद्ध लंबाई थी कितनी थी, 30 मीटर। ये अधिक है 30 मीटर और ये कम है, तो कम से जब इतना मापा गया तो अधिक से क्या है, इससे कम मापा जाएगा। 300 मीटर जो है 300 मीटर से कम ही आपका आंसर आएगा, 300 से अधिक कभी नहीं आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 300.1 है, ये भी अधिक है, 301 है, 310 है, ये भी अधिक है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। यदि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लियर है। अगर नहीं समझ में आई तो फिर हम किसी अदर वीडियो में आपको ये बता देंगे कैसे कैसे ये करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चांस है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 सेकंड में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। दूरी आपकी अधिक है, चेन की लंबाई कम है, दूरी अधिक है, तो आपकी चेन की लंबाई जब अधिक रहेगी तो दूरी कम मिलेगी। किससे कम मिलेगी, जो दूरी दी हुई है पहले उससे कम मिलेगी, इससे 300 मीटर से कम मिलेगी। और 300 मीटर से कम आपका एक ऑप्शन यहाँ पर है, ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। अब सॉल्व भी करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं 299 मीटर, ठीक है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो इससे आपको बहुत फायदा होने वाला। अगर नहीं क्लियर हो तो भी आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, त्रुटियों और समायोजन का सिद्धांत निम्न के प्रभाव को कम करने के साथ संबंधित है। ये भी आपका ESIC-JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। त्रुटियों और समायोजन का जो सिद्धांत है वो निम्न के प्रभाव को कम करता है, किस करने के साथ संबंधित है, किसका, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला दिया के गलतियों के, वैश्विक त्रुटियों के और व्यक्तिगत और आकस्मिक त्रुटियों के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है कि त्रुटियों और समायोजन का सिद्धांत निम्न के प्रभाव को कम करने के साथ संबंधित है, व्यक्तिगत और आकस्मिक त्रुटियों के। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक चेन की लंबाई मापी जाती है, ठीक है, कैसे मापी जाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ESIC-JEE में पूछा गया है। एक हैंडल के केंद्र से अन्य हैंडल के केंद्र तक, दूसरा आपका दिया एक हैंडल के बाहर से दूसरे हैंडल के बाहर तक, तीसरा आपका दिया एक हैंडल के बाहर से अन्य हैंडल के अंदर तक, और चौथा आपका दिया एक हैंडल के अंदर से दूसरे हैंडल के अंदर तक। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसमें जो आपका ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, एक हैंडल के बाहर से दूसरे हैंडल के बाहर तक, ठीक है। तो इसमें यदि आपको कंफ्यूजन है, आपको कुछ और आंसर लगता है इस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका सही आंसर बताइए कि जो आंसर दिया हुआ है वही सही है या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो जिसको क्लियर पता हो, जिसको इसके बारे में डिटेल नॉलेज हो, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि जो आंसर इसका दिया हुआ है सही है कि नहीं है, या फिर कुछ और आंसर हो सकता है, या फिर यही आंसर आपका सही है। तो आप जरूर बताएंगे इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए हम देखते हैं, अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये आपका ऑप्शन सही है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो फिर कौन सा सही होगा ये भी आप बताएंगे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से एक लंबवत स्थापित करने में उपयोग नहीं किया जाता है। कौन से जो आपके इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं किसका प्रयोग हम लंबवत स्थापित करने में नहीं करते हैं, किसी एक का। पहला आपका दिया लाइन रेंजर, दूसरा आपका दिया क्रॉस स्टफ, तीसरा आपका ऑप्टिकल स्क्वायर और चौथा आपका प्रिज्म स्क्वायर। तो लाइन रेंजर का हम प्रयोग नहीं करते हैं लंबवत वगैरह डालने में, ठीक है। क्रॉस स्टफ का, ऑप्टिकल स्क्वायर का और प्रिज्म स्क्वायर का हम प्रयोग करते हैं, इसका नहीं करते हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर है।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम आज का देखते हैं। श्रृंखला सर्वेक्षण में माप की यथार्थता निर्भर नहीं करती। किस पे नहीं करती? ये एसएससी जी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो माप की यथार्थता है वो आपकी निर्भर नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, श्रृंखला रेखाओं का मान अभिविन्यास पर। इसके साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि जो आपकी एसएससी जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम में 2005 से 2019 का एग्जाम होने वाला है, 18 तक के एग्जाम हो चुके हैं, तो उसकी पूरी सीरीज आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। पूरा जो भी आपके पेपर जो होते हैं पूछे जाते हैं उसमें टेक्निकल क्वेश्चन को वहाँ पर कवर किया गया है। जो भी 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो पूरा क्वेश्चन आपके 2005 से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सभी सीरीज आपको मिल जाएगी वहाँ पर, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा